क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर, पहला नंबर देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है, प्रसिद्ध दास राग यानी 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है, किसमें उल्लेख है आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है, करेक्ट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। देखिए परश्रवी जिसे आप रावी नदी कहते हैं के तट पर लड़े गए आपके 10 राग या 10 दास राग है ना, युद्ध का वर्णन है, याद रखिएगा। और इसी को हम 10 राजाओं का युद्ध भी कहते हैं। आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऋग्वेद होगा। और ऋग्वेद सभी को पता ही है, सबसे प्राचीन वेद भी आपका है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा, ऋग्वेद है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर के साथ। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। जिनका भी विकल्प नंबर सी आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। यहाँ पर देखिए कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, प्राचीन भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। चलिए यहाँ पर देखिए आपको राइट आंसर देना है, क्या होगा। हाँ चलिए यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा। हाँ देखिए यहाँ पर 2 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं बी नंबर होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पर आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध आपके क्या थे, चिकित्सक थे। आंसर आपका जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर के साथ। जिनका भी बी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। आपको बताना मोहनजोदड़ो जो है निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का आपको कमेंट करना है। तो सिंपल से जवाब होगा यहाँ पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पर है, पाकिस्तान के कहाँ पर, सिंध प्रांत में स्थित है। आंसर आपका यहाँ पर आपका ए नंबर वाला सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो संप्रदायों यानी हीनयान व महायान में विभक्त हो गया। आपको बताना हीनयान और महायान में विभक्त आपका हो गया था। किस बौद्ध संगीत में विभक्त हो गया था, ये आपको कमेंट करना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए सभी लोग, और यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का बताया जा रहा है, कह रहे हैं डी नंबर होगा। चतुर्थ जो बौद्ध संगीत है दोस्तों आपकी एक किसके शासनकाल में हुई थी, याद रखिएगा ये आपकी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ठीक है ना। कनिष्क के शासनकाल में आपका हुआ था ये शासनकाल, है ना, कनिष्क के शासनकाल में आपको हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीत। अगला प्रश्न बताइए। मौर्य सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है। 5 नंबर में आपको जवाब देना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। मौर्य सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा लुम्बिनी का स्तंभ लेख। आंसर क्या लगाएंगे, विकल्प नंबर यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चीनी यात्री फाहियान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश में शासक कौन था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का आपको जवाब देना है। चीनी यात्री फाहियान जब आए थे उस समय गुप्त वंश में शासक किसका था। यहाँ पर आंसर हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का था, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था। यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ था। चलिए यहाँ पर कमेंट करते रहिए। और क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर का अगर आपका जवाब आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी नंबर आ रहा है 711 ईस्वी में, तो समझिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 711 ईस्वी में आपका किया गया था, याद रखिएगा। हाँ 711 यहाँ पे आंसर होगा। अब मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 में विजय प्राप्त की गई थी। आक्रमण आपका 711 वाला ऑप्शन लगा देना है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, भाई कई बार बता चुके हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 को, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। 8 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या हुआ। और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आपका और बनता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी होती है 1885 में, है ना, 1885 में स्थापना होती है। तो उस समय आपके क्या कहते हैं वायसराय कौन थे, है ना, उस समय आपके वायसराय कौन थे, ये आपको कमेंट में बताना। यहाँ पर अध्यक्ष पूछा गया है, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे 8 नंबर में। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा JB कृपलानी। याद रखिएगा
JB कृपलानी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया, यहाँ पर आपको बताना है। महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा विनोबा भावे। आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्लिका यानी दिल्ली शहर की स्थापना किया था, है ना। यहाँ पर आपको बताना है किस राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्लिका यानी दिल्ली शहर की स्थापना किया था। तो 10 नंबर का यहाँ पर अगर आपका जवाब तोमर वंश आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखेंगे, पूछा गया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को क्या करना है, सुमेलित करना है। यहाँ पर एक तरफ आपका नदियाँ दिया गया है, सहायक नदियाँ जिसे आप कह सकते हैं, और दूसरी आप मतलब सूची सेकंड में आपका नदियाँ दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपको मिलान करना है, बताना है यहाँ पे आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है राइट आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट करते रहिए सभी लोग। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक तरफ आपका सहायक नदियाँ, दूसरी तरफ नदियाँ दी गई हैं, है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, मैचिंग करानी है और आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए मिलाइए सभी लोग और सभी लोग यहाँ पे आंसर बताइए क्या होगा। बेतवा, छिपरा और वैनगंगा है और तवा दिया गया है, ये आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो बेतवा कह रहे हैं यमुना, है ना, बेतवा कह रहे हैं यमुना, यानी यहाँ पे यमुना लगा देंगे। यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है, बेतवा है, बिल्कुल बात सही है। और छिपरा की बात करेंगे यहाँ पर संबल, आप चंबल हो जाएगा आपका, चंबल यहाँ पे लिखा हुआ है। और वैनगंगा की बात करेंगे यहाँ पर गोदावरी हो जाएगा आपका। और तवा की बात करेंगे अगर, है ना, तवा की बात करेंगे तो बचा कौन सा ऑप्शन, नर्मदा। तो यहाँ पर विकल्प आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है सारगैसो सागर कहाँ पर स्थित है। सारगैसो सागर कहाँ पर स्थित है, 12 नंबर में बताना है। तो ये आपका कहाँ पर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर। यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जिनका भी जवाब आ रहा है उत्तरी अटलांटिक महासागर, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर क्या था। यहाँ पर देखिए आपको बताना है जब जनगणना 2011 में हुई तो उस समय आपको बताना है कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर कितना था। नगरीकरण का स्तर आपसे पूछा गया 2011 में, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 31.16%। 31.16% था, याद रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका डी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा, है ना, कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है। ऐसे कौन से दो देश हैं जिसे मैकमोहन रेखा क्या है, विभक्त करती है। 14 नंबर में आपको कमेंट करना है। देखिए मैकमोहन के बारे में बताया है, भारत और चीन। भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा आपकी कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा है, ये भी कई बार पूछा गया है। रेड क्लिफ रेखा आपकी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे, भारत और चाइना के मध्य कौन सी है, आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा, मैकमोहन, ठीक है ना, मैकमोहन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। 15 नंबर में आपको बताना है रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। आपका जर्मनी में, जर्मनी में, याद रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पर जाएगा ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको राष्ट्रीयकृत बैंक बताना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो HDFC बैंक होता है ना, ये आपका कैसा, ये निजी क्षेत्र का बैंक है। कैसा बैंक है आपका, ये आपका निजी क्षेत्र का बैंक है। कैसा है, ये निजी क्षेत्र का आपका क्या है, बैंक है। ये आपका निजी क्षेत्र क्या है, बैंक है, याद रखिएगा, ये निजी क्षेत्र का बैंक है। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे भारत के निजी क्षेत्र में संपत्ति के आधार पर कह सकते हैं सबसे बड़ा बैंक है। कौन सा है ये आपका सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न बताइए। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना में देखिए आपको बताना है आंसर क्या होगा। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपकी ये 2012 से, है ना, 2012 से 2017 तक आपकी चली थी। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी है। और यहीं से इसका देखिए 12वीं, वैसे भी आप सभी को पता है कि अब तो योजना आयोग की जगह हमारा क्या चल रहा है, नीति आयोग चल रहा है ना। नीति आयोग आपका आ गया है, नीति आयोग, ठीक है। तो ये लास्ट आप कह सकते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना थी।
और 17 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा, और जवाब यहाँ पर बताया जा रहा है तीव्रतर धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित कंपनियों में से किसको महारत्न का दर्जा प्राप्त है। महारत्न का देखिए दर्जा आपको बताना है, इनमें से कौन सी कंपनियां हैं। पहला विकल्प आपका लिखा हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसको तो नहीं प्राप्त है। हाँ, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है ना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यहाँ पर आपका हो जाएगा। हाँ, इसको आप शॉर्टकट में भेल बोलते हैं, है ना, भेल, BHEL ये बोलते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये आपकी कैसी है, ये आपकी महारत्न कंपनी है, याद रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ सुमेलित करिए। अब देखिए यहाँ पर सुमेलित करना है, हालांकि ये प्रश्न हमने आपको कई बार बताया है, ट्रिक भी बताया है, हालांकि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो कर लेंगे, है ना। यहाँ पर हमने बताया था, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर हमने ट्रिक बताई थी, बोरू भीरू राज दुबे, है ना, ये हमने ट्रिक बताई थी। तो बोकारो की बात करेंगे, यहाँ बो से मतलब क्या होगा, बोकारो हो गया, है ना, तो बोकारो, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए बो का मतलब बोकारो है, भी का मतलब भिलाई है, रा का मतलब राउरकेला है, और ये आपका दा से दुर्गापुर, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर भिलाई की है तो रूस, यानी रा आ रहा है ना, तो भिलाई वाला कौन सा मार देंगे, रूस मार देंगे, यानी ये तो आपका हो गया दूसरा। और इसके बाद राउरकेला की बात करेंगे, तो राउरकेला जर्मनी जा रहा है, तो राउरकेला कौन सा हो गया, जर्मनी हो गया, यानी जर्मनी हो गया। अगर हम बोकारो की बात करेंगे तो ये आपका रूस हो जाएगा। दुर्गापुर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ब्रिटेन हो जाएगा, दुर्गापुर क्या होगा, ब्रिटेन। तो इस ट्रिक से आप आराम से कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। बोरू भीरू राज दुबे से आप आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए, GST की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है। 20 नंबर में आपको जवाब देना है। GST की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है। 20 नंबर का जवाब क्या होगा, तो 20 नंबर का जवाब आपका होगा GST परिषद को। किसे प्राप्त है, GST परिषद को प्राप्त है। अगला प्रश्न बताइए, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण जो है किससे है ना, किससे व्यादेशित है, किससे व्यादेशित है। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका बी नंबर होगा। देखिए आर्टिकल नंबर 50 में, है ना, अलग करने का प्रावधान किया गया है। भाग नंबर 4 है आपका, वैसे भी आप सब लोग जानते होंगे भाग नंबर 4 आपने पढ़ा ही होगा, है ना, भाग नंबर 4 आपका है। और ये आपका जो है आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 के मध्य हैं ये आपका। इसमें आपके नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं, जो कि आपके कौन से देश से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया है। तो आंसर आपका ये आर्टिकल नंबर किस में आता है, ये आर्टिकल नंबर आपका 50 में ये बताया गया। तो आंसर आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी आपको लगाना होगा। अगला प्रश्न बताइए, चलिए यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य कर्तव्य नहीं है, कौन सा मूल्य कर्तव्य नहीं है, 22 नंबर में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर लोक चुनाव में मतदान करना, ये आपका मूल्य कर्तव्य नहीं है, बाकी सब आपके हैं। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, आपके जो ये मूल्य कर्तव्य हैं ये आपके इस समय वर्तमान में 11 हैं। और ये भाग नंबर किस में जोड़े गए हैं, भाग नंबर आपके 4 के काम में जोड़े गए हैं। कौन से देश से लिया गया, रूस से लिया गया है ना, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से केंद्र राज्य संबंधों संबंधित कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 नंबर में आपको जवाब देना है, केंद्र और राज्य संबंधों से नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दांते वाला आयोग लिखा हुआ है यही वाला आपका संबंधित नहीं है, बाकी सब है। ये आपका बेरोजगारी के अनुमान से, ये किससे संबंधित है आपका, ये बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी के अनुमान संबंधित है। किससे संबंधित है, ये बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है, बेरोजगारी के अनुमान से ये क्या है, संबंधित है, ठीक है ना, ये संबंधित है अनुमान से। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान में जिला शब्द का प्रयोग कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। देखिए जिला शब्द की बात हो रही है, जिला शब्द का, तो ये जिला शब्द का जो आपका ये क्या कहते हैं प्रयोग है, ये आपका अनुच्छेद नंबर कौन सा, 233 है। अनुच्छेद नंबर कौन सा है, 233 में आपका है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। इस समय देखिए भारत में अगर हम बात करते हैं तो राज्यों की संख्या कितनी है, राज्य आपके 28 हैं। अगर हम बात करते हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, अगर हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो वो आपके कितने केंद्र शासित प्रदेश आपके कितने हैं, 8 हैं। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना।
तो इसमें आपके 28 राज्यों में से आपके 25 हाई कोर्ट कितने कितने हैं अपने देश में? 25 हाई कोर्ट है, ठीक है ना। जो छोटे छोटे राज्य हैं उन दोनों को मिला के एक ही हाई कोर्ट है। तो इस समय हाई कोर्ट की संख्या कितनी है आपकी? 25 है, याद रखिएगा। और 25 नंबर का जवाब यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 214। अनुच्छेद नंबर 214 बिल्कुल सही आंसर आपका है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए। किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की जो वास्तविक लंबाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दूरी कहते हैं। देखिए, वास्तविक लंबाई हो रही है, अगर हम कहते हैं कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य जो निम्नतम दूरी होती है, यानी मिनिमम जो डिस्टेंस होती है, न्यूनतम दूरी होती है, वो आपका विस्थापन होता है। वो आपका क्या होता है? विस्थापन होता है। तो इसलिए आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर वाला आपको लगा देना है। हरित गृह प्रभाव से संबंधित यहाँ पर कौन सी गैस है? 27 नंबर में बताना है। हरित गैस प्रभाव संबंधित जो गैस आपकी है, यहाँ पर CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका फार्मूला क्या होता है? CO2 आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। किस्कोग्राफ का आविष्कार जो है किसने किया था? किस्कोग्राफ का आविष्कार आपको बताना है यहाँ पर किसने किया था। 28 नंबर का देखिए यहाँ पर कमेंट हमारे बीच आ गया है और बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर बताया जा रहा है JC बोस, है ना, JC बोस ने किया था, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। हाँ देखिए, बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा गया निम्नलिखित में से वह कौन सा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु तथा उपधातुएं तीनों ही उपस्थित होती है? तीनों की तीनों उपस्थित होती है, यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए वो आपका कौन सा? P ब्लॉक, है ना, P ब्लॉक बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। P ब्लॉक वाले में क्या होता है? धातु, अधातु, उपधातुएं तीनों की तीनों क्या होती है? P ब्लॉक में आपको देखने को मिलती हैं। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। हमारे शरीर में एंटीजन के प्रति सुरक्षा हेतु निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडीज़ का निर्माण किया जाता है? अब देखिए, एंटीबॉडीज़ का निर्माण किया जाता है, जैसे विटामिन कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपको बताना, जैसे ब्लड ग्रुप आपका होता है, ब्लड ग्रुप A, है ना, आपका A होता है, AB होता है ना, और B भी होता है आपका, और O होता है। इसमें भी दो कैटेगरी हैं, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB। तो ये जो आपका AB होता है ना, इसमें क्या होता है? इसमें एंटीजन होते हैं। इसमें क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं, और A और B दोनों होते हैं एंटीजन। इसमें एंटीजन आपके होते हैं, A और B दोनों उपस्थित होते हैं। और A में A एंटीजन होता है, इसमें A एंटीजन होता है, इसमें B होता है ना। इसमें क्या होता है? O में एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडी होती है। याद रखिएगा, इसमें क्या होती है? एंटीबॉडी। तो 30 नंबर में कई बार पूछा गया किस में एंटीजन होता है, किस में एंटीबॉडी होता है। तो इस प्रश्न को अच्छे से आपको समझ लेना है। तो A और B में देखो, इसमें एंटीजन होता है, एंटीबॉडी नहीं होती। AB में भी एंटीजन होता है, एंटीबॉडी नहीं होती। बट O में एंटीबॉडी होती, एंटीजन नहीं होता है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। 30 नंबर का जवाब आपका A नंबर होगा, प्रतिरक्षा तंत्र। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 31 नंबर आपको बताना है, ग्रीष्म ऋतु शब्द में कौन संधि है? इसका देखिए, अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो ग्रीष्म में क्या आएगा बताइए? ग्रीष्म प्लस ऋतु प्लस आ, ग्रीष्म प्लस ऋतु आएगा ना, और आ और ऋषि मिलकर क्या बनाएगा? आर, यानी गुण संधि होगी। यहाँ पर क्या होगा? गुण संधि आपका हो जाएगा। ग्रीष्म प्लस ऋतु मिलकर क्या बनाएगा? ग्रीष्म ऋतु। अगला प्रश्न बताइए, गुण संधि यहाँ पे होगा। निम्नलिखित में से दाता शब्द का सही विलोम क्या होगा? यहाँ पर आपको बताना है, दाता शब्द का सही विलोम क्या होगा। तो देखिए, दाता का जो विलोम आपका होगा वो क्या हो जाएगा? सूम हो जाएगा। दाता का विलोम क्या होता है? सूम होता है। दाता यानी देने वाला, और सूम का मतलब जानते हैं क्या होता है? कृपण होता है या कंजूस होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? कंजूस कहिए, या आप कृपण भी कह सकते हैं, है ना। दोनों चीज़ें, कंजूस कहिए, कृपण कहिए। आंसर आपका यहाँ पर A नंबर सही है। निराश्रित शब्द जो है किसका पर्यायवाची है? निराश्रित का मतलब क्या होता है? जिसका कोई आश्रय ही ना हो, है ना। तो सिंपल सी बात है, अनाथ, है ना। यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आपको B नंबर लगा देना है। जो दूर की बात सोच ना सके, वाक्यांश के लिए उसी शब्द यहाँ पर क्या होगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो दूर की बात ही नहीं सोच सकता है, उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या यूज करेंगे? तो उसके लिए होता है अनाग्र सोची होता है। क्या होता है? अनाग्र सोची। ठीक है, जो दूर की आगे की सोच रखता है ना, उसे हम दूरदर्शी बोलते हैं, या अग्र सोची भी कहते हैं। उसे हम अग्र सोची कहिए या दूरदर्शी भी कहिए, दूरदर्शी भी कहिए, अग्र सोची कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। बट ये जो अनाग्र सोची लिखा है ना, इसका मतलब होता है जो दूर की बात सोच ना सके। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट होगा? A नंबर। और जो दूर की सोच सकता है उसे दूरदर्शी कहिए या अग्र सोची कहिए, दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। यहाँ पर क्या होगा? 35 नंबर में। तो पुल्लिंग शब्द आपका यहाँ पर जो बुढ़ापा लिखा हुआ है ना, ये आपका कैसा है? पुल्लिंग शब्द है।
बाकी जो ये आपके घटना लिखा हुआ है, दया लिखा हुआ है और आपका ये भोग लिखा हुआ है, ये तीनों के तीनों आपके किस में आएंगे? स्त्रीलिंग शब्द में आपके आ जाएंगे। अगला प्रश्न बताइए। 51 नंबर देखिए आपसे पूछा गया है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 नंबर का आपको जवाब देना है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो 51 नंबर का अगर आपका जवाब आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, नैनीताल बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। संयुक्त पाणिग्रही किस नृत्य से संबंधित है? 52 नंबर में आपको बताना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? 52 का कह रहे हैं डी होगा, बिल्कुल सही है, ओडिसी। संयुक्त पाणिग्रही जो है किस नृत्य से संबंधित है? तो ओडिसी यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए 53 नंबर देखिए आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, है ना। 53 नंबर देखिए आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था आपको बताना है 53 नंबर में। तो ये आपका अपनाया गया था आपका 22 जुलाई 1947 को, याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को। यह क्या था आपका? राष्ट्रीय ध्वज आपका अपनाया गया था। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है आपको बताना है 54 नंबर में। मधुबनी जो कला है कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये जो आपकी प्रसिद्ध है ना, ये मिथिला। मिथिला आपका क्या होगा? बिल्कुल। अब मिथिला हम पूछेंगे मिथिला है कहाँ, तो मिथिला कहाँ पे पड़ता है? बिहार, है ना, बिहार में ही आपका है मिथिला। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका बिहार में पड़ता है। ये आपका कहाँ पे पड़ता है? बिहार में पड़ता है। आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर वाला हो जाएगा। शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है आपको बताना है। शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनने वाली जो पहली भारतीय महिला है वो आपकी हैं एस विजया लक्ष्मी। कौन है? एस विजया लक्ष्मी है। आपका आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? 56 नंबर में आपको जवाब देना है। तो ये आपकी नागपुर में, कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। हाँ नागपुर बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? देखिए लोकसभा की अगर हम बात करेंगे इस समय तो वर्तमान में आपके ओम बिरला है, लेकिन यहाँ पर पहली महिला के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहली महिला की अगर हम बात करेंगे तो मीरा कुमार। कौन सी हैं? मीरा कुमार क्या है आपकी पहली जो है महिला आपकी थी, याद रखिएगा। वैसे तो आप सब लोग जानते ही हैं लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे आपके कौन थे? वो पहले अगर हम अध्यक्ष की बात करते हैं, है ना, अगर हम बात करते हैं कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष आपके कौन थे? जीवी मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर जिन्हें आप कहते हैं, है ना। शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? जीवी मावलंकर, ठीक है ना, मावलंकर। ये आपके क्या थे? पहले थे आपके, ये आपके पहले नंबर में आपके थे। अगला प्रश्न बताइए। महिला के बारे में जब पूछेंगे तो मीरा कुमार। हार्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? हार्नबिल, ये भी प्रश्न हमने कई बार आपको कराया है। हार्नबिल जो आपका है ना दोस्तों, ये आपका क्या है कि ये आपका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसका जो नामकरण है, हार्नबिल एक पक्षी है ना, और ये पक्षी आप सभी लोग जानते ही हैं। हार्नबिल जो पक्षी आपका है ना, ये अरुणाचल प्रदेश और केरल का क्या राजकीय पक्षी है ना। कहाँ कहाँ? अरुणाचल प्रदेश और केरल। केरल का क्या है? ये राजकीय पक्षी है। क्या है? ये राजकीय पक्षी है आपका। लेकिन यहाँ पर आंसर तो आपका आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं अरुणाचल प्रदेश समझिएगा, नहीं तो गलत कर देंगे। अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी आपका ये जो है आपका नागालैंड में। किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड। आपका आंसर सही होगा, सी नंबर। कुना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? कुना की बात करेंगे तो ये आपकी जो मुद्रा क्रोएशिया की है। कौन से देश की है? क्रोएशिया की है। इसकी अगर हम राजधानी की बात करते हैं, है ना, क्रोएशिया की अगर हम राजधानी की बात करते हैं, राजधानी कौन सी है? तो जागरेब है। याद रखें, अगर राजधानी की बात करेंगे तो कौन सी है? जागरेब आपकी क्या राजधानी है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा आपकी लिखी गई है आपको बताना है 60 नंबर में। ये लिखी गई है आपकी युवराज सिंह के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? युवराज सिंह के द्वारा, है ना। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए रीजनिंग का प्रश्न आपका स्टार्ट है। लिखा हुआ है उस विकल्प का चयन करिए जिन जिन संख्याओं में आपस में वही संबंध जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं में। यहाँ पर देखिए आपको बताना रहेगा कि आंसर आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर 17, फिर आपका 102 है, 153। अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। यहाँ पर है ना, इन्होंने ऐसा क्या किया है, इन्होंने ऐसा यहाँ पर क्या किया आपको बताना। तो देखिए 17 छक्का कितना होता है? अगर हम आपसे कहेंगे 17 छक्का कितना होता है, आप कहेंगे 102 होता है ना।
फिर हमने कहा 17 नैया कितना होता है, 17 नैया कितना होता है, 153 होता है। यानी यहाँ पर जो पैटर्न आपका बना रहा है 17 नैया कितना हो रहा है, 17 छक्का है ना, 17 छक्का कितना हो रहा है आपका 102 हो रहा है। और 17 नैया कितना हो रहा है, देखो पहले 6 है फिर 9 है, 17 छक्का 102, 17 नैया 153। अब ऐसे यहाँ पर आपको देखना 6 और 9 पे ही होना चाहिए। तो हमने आपसे कहा कि 16 नैया 16 छक्का 96 और 16 नैया 144, 16 नवा क्या होता है 144 होता है। यानी पहला ही विकल्प आपका क्या है, बिल्कुल यहाँ पे सही से आपका सही फिट हो जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या मार देंगे, ऑप्शन नंबर पहला। इस पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पर बोला गया इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। अब देखिए लीप वर्ष इनमें से आपका कौन सा नहीं है, तो आपको बताना है यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो देखिए लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में आपने देखा होगा लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में अगर हम 4 से भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं 4 से, है ना। जो भी वर्ष होगा अगर हम 4 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, है ना। देखो जब पूरा पूरा कट जाता है तो वो क्या होता है, लीप वर्ष होता है। इसमें 4 का भाग दे रहे हैं, ऐसे शताब्दी है। शताब्दी में दोस्तों याद रखिएगा, शताब्दी में आपको 100 से भाग करना पड़ता है। किससे भाग करना पड़ता है, 100 से। शताब्दी में 100 से, और लीप वर्ष में आपका 4। और लीप वर्ष की पहचान कैसे करते हैं, हाँ देखो लीप वर्ष की पहचान कैसे करते हैं, लीप वर्ष में लास्ट के अंक में 4 से भाग चला जाएंगे। शताब्दी में आपको देना है भाग 100 से, है ना। शताब्दी में किससे भाग आपको देना है, आपको 100 से देना, ठीक है, याद रखिएगा। तो शताब्दी में दोस्तों लीप वर्ष के लिए 400 से, 100 नहीं, शताब्दी में 400 से देते हैं, ठीक है ना, 400 से। तो 400 क्या होगा आपका, क्या होगा लीप वर्ष हो जाएगा, 400 800 1200 इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। शताब्दी वैसे 100 वर्ष के होते हैं, तो शताब्दी में देंगे 400 से और लीप वर्ष में देंगे 4 से। तो देखिए यहाँ पर आपका शताब्दी है तो यहाँ पर भाग देंगे 400 से, कट ही रहा है, 400 से नीचे कर लेंगे तो ये भी आपका लीप वर्ष हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, बट ये नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगा के आएंगे, डी नंबर। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है, अगला प्रश्न बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 63 आपको जवाब देना है, आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए आपको क्रम बताना है, व्यवस्थित क्रम में आपको क्या करना है, लगाना है ना। 63 नंबर में देखिए व्यवस्थित क्रम में बताना है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प आपका क्या होगा बताइए। तो देखिए निम्न दबाव पहले आएगा, फिर आपका क्या आएगा, बादल आएगा, फिर आपका वर्षा आएगी, फिर आपका इंद्रधनुष आएगा, फिर आपका बाढ़ आएगा, फिर विध्वंस। यानी यहाँ पे आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। विकल्प नंबर सी जिनका भी आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बोला गया 5 और 6 के बीच, है ना, 5 और 6 के बीच जो है आपको बताना है कि 90 डिग्री कोण बनाया जाएगा। तो देखिए ये जो आपका फार्मूला बेस्ड प्रश्न है, ये फार्मूला आपको हमने पढ़ाया, थीटा बराबर क्या होता है 60h माइनस 11m/2, है ना। बस इससे आपको लगा लेना, इससे आपको लगा लेना। थीटा 90 डिग्री दिया ही था आपका, और 60h की बात करेंगे तो आपको पहले वाला लेना है 5 माइनस 11m/2, इधर चला जाएगा ये, तो कितना आएगा 180 आएगा, और बराबर यहाँ पर आपका आएगा 300 माइनस 11 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 180 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, है ना, 180 माइनस 300 करेंगे तो यहाँ पर कितना आपका आ जाएगा बताइए। 120 बचेगा, ठीक है ना। 120 बराबर आपका कितना आ जाएगा 11m। तो 11 से भाग देंगे तो कितना है, 11 कम 11, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको भाग दे लेना है, तो जब भाग दे लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आ जा रहा है कितना, m बराबर कितना आ जाएगा, अगर भाग देंगे, अगर भाग भी देंगे m बराबर, तो आपका आ जाएगा 10 सही 10/11, है ना, 10 सही 10/11। तो आप देख सकते हैं 64 नंबर में जवाब यहाँ पर क्या होगा, 10 सही 10/11। मिनट कहाँ पे आ रहा है, इसी में आ रहा है। टाइम तो 5 घंटा तो आपका है ही, और मिनट निकालना तो मिनट हमने निकाल लिया इससे, है ना। जब 11 का भाग 120 में देंगे तो 10 सही 10/11 ही तो आएगा। तो आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका सही हो जाएगा, आपका डी नंबर। डी नंबर वाला बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। अब देखिए ये जो प्रश्न है बहुत ही आसान है, आप इसे आराम से लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, है ना। लिखा हुआ प्रकाश अपने ऑफिस से पूर्व दिशा की ओर 20 मीटर चलता है और 90 डिग्री जो है दक्षिणावर्त मुड़ गया, ठीक है ना। 90 डिग्री क्या हुआ, दक्षिणावर्त आपका मुड़ गया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं प्रारंभिक बिंदु है, और ये पूर्व दिशा की ओर चला, ये मान लो पूर्व दिशा है आपकी, और ये आपका 20 मीटर चलता है। इसके बाद 90 डिग्री दक्षिण, यानी 90 डिग्री ये होता है, 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री क्या करता है, वो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, और क्या कहते हैं,
और 20 मीटर चलता है, यानी ये फिर डिस्टेंस क्या करता है, 20 मीटर आपका चलता है। ये 20 मीटर चला, फिर वो बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, यानी बाईं ओर मुड़ता है और फिर वो 10 मीटर चलता है। फिर 10 मीटर चलने के बाद फिर क्या होता है, फिर वो 90 डिग्री बाम ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यानी फिर से वो 20 मीटर आपका चल लेता है। तो अंतिम बिंदु ये हो गया है ना, और ये भी दूरी आपकी 10 ही होगी। तो क्या बोला गया था, कह रहा था कितनी दूर, तो 20 और 10 कितना होगा, 30, और किस दिशा में होगा, ये आपका पूर्वी दिशा होगा, यानी 30 मीटर पूर्व दिशा कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, 30 मीटर पूर्व दिशा। कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से जो आपके जो प्रश्न थे आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और ये जो सीरीज है आपकी डेली चल रही है।